हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 और जिसका नाम है ठोस अवस्था। जो इस अध्याय का नाम ठोस अवस्था है और ये हमारा पहला चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर में से अभी तक 2020 में जो पेपर हुआ था मार्च में, उसमें अभी तक इसमें से 4 नंबर के 4 विकल्प पूछे जाते थे। लेकिन इस बार से जो एमपी बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया गया है, तो इस अध्याय से अब जो है 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक में एक यूनिट को बनाया गया है। इन 5 अध्यायों को मिलाकर 1 से लेकर 5 तक, जिनमें से आपके 3 अंकों के प्रश्न आना है और 4 अंकों के प्रश्न आना है, और साथ में इसमें से आपके 7 नंबर के विकल्प भी आना है। ठीक है, इन 5 चैप्टरों में से 3 नंबर का विकल्प प्रश्न भी आना है, कहीं से भी आ सकता है, और 4 नंबर का प्रश्न भी आना है जो कहीं से भी आ सकता है। तो अब हमें इसको डिटेल से पढ़ना है और 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। आज के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि अध्याय का नाम है ठोस अवस्था। आप सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डाल लेंगे अध्याय और 1 और इसका नाम लिख लेंगे ठोस अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर पहला प्रश्न लिखेंगे ठोस किसे कहते हैं और ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, ठोस आप सभी छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः बच्चों 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली हम कह सकते हैं ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ठीक है, पदार्थ मतलब हम कह सकते हैं पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दें कि द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर है। द्रव्य एक जो है क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, और द्रव्य यहाँ पे 3 प्रकार से हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, तो ये द्रव है जो कि एक अवस्था है द्रव्य या पदार्थ की। ठीक है, ठोस भी अवस्था है और गैस भी अवस्था है। इसके अलावा ये तो 3 मुख्य अवस्थाएं जिनका हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और 5वीं जो अवस्था है वो है BIC, जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है, ये जो है तारों में, सूर्य में मिलती है, इसलिए इन अवस्थाओं का अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमारा प्रश्न बनता है कि इस अध्याय में बच्चों जो नाम है ठोस अवस्था, इसलिए इस अध्याय में हम सिर्फ ठोसों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उनके बीच में कौन सा आकर्षण बल रहता है, किस प्रकार से उनमें परमाणुओं की व्यवस्था रहती है, पैकिंग रहती है, और कितने प्रतिशत स्थान वो घेर सकते हैं, कितने कण उनको आसपास से घेर सकते हैं। अगर हमको परमाणु को गोल मान के उनको चलें और बीच में किसी परमाणु को रख के चलें तो वो कितने परमाणु से घिरा रहता है, और उनमें किस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, चुंबकीय अनुचुंबकीय, इस चैप्टर में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस से। अब ठोस की परिभाषा देखिए बच्चों, ठोस वे होते हैं जिसका आकार होता है, जिनका आयतन होता है और कैसा निश्चित। जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, और जो स्थान घेरते हैं। तो बच्चों ठोसों का आकार कभी नहीं बदलता और आयतन भी उनका नहीं बदलता, क्योंकि जितना स्थान वो आज घेर रहे हैं उतना ही स्थान वो कल भी घेरेंगे, क्योंकि उनका निश्चित आयतन होता है और निश्चित ही आकार होता है। ना तो उनका आकार बदलेगा ठोसों का और ना ही उनका आयतन, इसलिए उनको कहते हैं हम ठोस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। इसके अलावा हम इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि ठोसों में अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल का मान ज़्यादा या अधिक होता है, इस वजह से ठोस कठोर होते हैं। एक प्रश्न आता है रीजनिंग का प्रश्न, जो हम इसी में करेंगे कवर, कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ठोसों के कठोर होने का कारण यही है कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती है, जिससे इनके बीच में आकर्षण अधिक होता है। इसी वजह से ये जो है ठोस कठोर होते हैं। ठीक, अब ठोस को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ठोसों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम यहाँ से पहले प्रकार को समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस हमारा है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं या गुण लिखिए। एक ही प्रश्न है और इसी से आपके गुण भी ध्यान रखना है, गुण भी आए तो भी आपको ये लिखना है, विशेषताएं आए तो भी यही लिखना है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस बच्चों ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अगर हम मान लो कोई अवयवी कण है, और अवयवी कण हमारा हो सकता है अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, अणु, परमाणु या आयन हमारा ये अवयवी कण हो सकते हैं।
और इनमें से अगर इनको हम, आपको पता होगा कि परमाणु गोल होता है, अगर हम इनको एक निश्चित क्रम में जमाएं इस प्रकार से तो एक ज्यामिति प्राप्त होती है, एक निश्चित ज्यामिति बनती है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्योंकि इनको हम देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम में जम रहे हैं, चाहे इस तरफ चले जाएँ, चाहे इस तरफ चले जाएँ, चाहे इधर को जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, तो एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से जमे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है इनका, और ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दो इसकी खास चीज़ आपको याद रखना है कि एक तो निश्चित क्रम रहता है और दूसरी इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, अब अवयवी कण आपको याद रखना है, बार बार हम यहाँ पर कॉमन शब्द उपयोग कर रहे हैं अवयवी कण। अवयवी कण के रूप में आपके अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक, अगर कोई सी बुक में कोई कहीं पर आपको स्रोत जो पढ़ने वाले हैं उनमें कहीं लिखा होगा ऐसे ठोस जिनमें अणु या फिर परमाणु या फिर आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही परिभाषा हो जाएगी उसकी भी। ठीक है, व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, आकृति होती है, ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि NaCl है, CHCl है, KCl है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ठोस CO2 है, जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विकल्प इस चैप्टर से पूछे जाते थे तो यहाँ से एक विकल्प जरूर बनता है कि हीरा किस प्रकार का ठोस है। तो ये तो क्रिस्टलीय तो हैं, लेकिन अभी आगे जाकर इनका और वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पर आपको और पता चल जाएगा कि किस क्रिस्टलीय ठोस के कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो अब इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हुए इसके क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं और इसी में कवर कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं या गुण क्या होते हैं। देखिए, अभी आपको बताया दो चीज़ें तो परिभाषा में ही है कि इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और दूसरा कि इनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से दोनों लाइनों से तो परिभाषा ही बनी है, तो ये दो अंतर तो आपके दो लाइन तो यही बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि यह विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदैशिक। विषम मतलब जिसमें दिशाएं समान ना हो, या ये कह दें कि ठोसों के ऐसे गुण जो सभी दिशाओं में समान ना हो। मतलब इसके कौन कौन से गुण, जैसे कि तनाव, अपवर्तनांक, ऊष्मा, विद्युत चालकता, ऊष्मा। ठीक है, तो ये जो मापने जो गुण रहते हैं उनमें जब ये सभी दिशाओं में समान ना हो, किसी भी दिशा में जाएं और जो समान ना हो, तो ऐसे गुण क्या होते हैं, विषमदैशिक कहलाते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। और चौथा जो अंतर है कि यह वास्तविक अर्थों में ठोस होते हैं। मतलब ये सही जो है, इन्हीं ठोसों को हम सही ठोस मानते हैं, वास्तविक ठोस। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस नहीं होते, वो होते हैं छद्म ठोस। मतलब दिखते हमें ठोस हैं लेकिन वो होते मुलायम हैं। ठीक है, जैसे कि कांच है, कांच आपको लगता ठोस है लेकिन वो एक द्रव है, अति शीतल द्रव है जो बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ है। जैसे हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें तो बर्फ़ में बदल जाता है और ठोस हो जाती है, लेकिन वो है तो द्रव। तो इसी प्रकार से कांच में एक अति शीतल द्रव है। ठीक है, इसलिए आप देखा होगा कि जो खिड़कियों के या कारों में जो मोटे कांच रहते हैं, कांच वाले जो खिड़की के, तो बहुत दिनों बाद जब आप देखेंगे तो उनकी जो नीचे की सतह है, नीचे का जो हिस्सा है वो मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांच बहुत धीमी गति से बहता रहता है और अंत में जाके वो नीचे की परत मोटी हो जाती है, ऊपर पतला पड़ जाता है। इसका कारण यही है कि वो द्रव है। इसके बाद आता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अब क्योंकि ये वास्तविक ठोस हैं इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं। ठीक है, इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण प्रबल होता है। तो आपको पता है कि वास्तविक ठोसों और ठोसों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो वो ज़्यादा ठोस कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा यह दृढ़ और असंपीढ़ी होते हैं। दृढ़ मतलब कठोर होते हैं और असंपीढ़ी मतलब जिनको हम दबा नहीं सकते। ठोस को आप नहीं दबा सकते, जैसे कोई पत्थर है उसको आप दबाएं तो वो दबेगा नहीं। इसके अलावा आठवीं जो विशेषता है, गुण है, वो है हमारा कि गलित अवस्था में क्या है, आठवां जो गुण है हमारा वो क्या है कि यह गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक व ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो बच्चों देखिए, नमक को आप देखें तो ठोस अवस्था में जो नमक रहता है, आपने देखा होगा ढेले के रूप में ऐसा रहता है, तो इसको
अगर आप अर्थ बनाते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, जो करंट प्रवाहित करते हैं, बिजली जलाते हैं, अगर आप अर्थ बनाते हैं तो अर्थ पर अगर आप ठोस नमक डालेंगे और बिजली जलाने की कोशिश करेंगे, बल्ब को तेज करने की कोशिश करेंगे जिससे उसको अच्छी विद्युत धारा मिल सके, तो बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना जलता है उतना ही वो जलता रहेगा। लेकिन यदि आप इसको पीस के और उसके ऊपर नम पानी वगैरह डाल दें, जिसकी वजह से जो है मुलायम हो जाता है या गल जाता है, तो फिर यहाँ पर ये विद्युत धारा का चालन होने लगता है और ये बल्ब तेज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत अवस्था में विद्युत की सुचालक हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होती हैं। अब बच्चों आगे जाके हम आकृष्टलीय ठोस को जानेंगे और आकृष्टलीय ठोसों की विशेषताएं भी जानेंगे। फिर इन दोनों विशेषताओं से आपको अंतर खुद बनाना है कि क्रिस्टलीय ठोस और आकृष्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं आप जान गए होंगे कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को, विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बने रहिए हमारे चैनल।